Zero Academy. हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। क्वेश्चन बैंक सीरीज में हम आज क्वेश्चंस देखेंगे इलास्टिसिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। सो इसके तहत पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन ही है हमारा टॉपिक ही है इलास्टिसिटी। और आपको पता है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है या इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो इलास्टिसिटी का गुण धर्म दिखाता हो। अब इलास्टिसिटी क्या होता है कि यदि किसी मटेरियल में यदि हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई बल लगाते हैं, बल लगाने के कारण इसमें डिफॉर्मेशन होता है, इसमें बदलाव आता है। लेकिन जैसे उस बल को हम हटा देते हैं, उस बल को हम जैसे ही हटा देते हैं, वो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेता है। तो ऐसा कोई गुण धर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि रबर, आप समझते हैं कि रबर को जैसे ही आप फोर्स लगाते हो, खींचते हो, वो लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप बल हटा देते हो तो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो ऐसा जो गुणधर्म दिखाएगा उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो ऑप्शन आपको दिया गया है नायलॉन, पॉलीस्टेरिन, सेलुलोज एंड पॉलीकार्बोनेट। इसका जो आंसर होगा, इलास्टिक गुणधर्म जो दिखाता है वो है आपका नायलॉन। इसके अलावा और कौन कौन से मटेरियल हैं स्टैंडर्ड, यदि आपको जानने हैं तो वो होता है ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, मैं लिख देता हूँ आपका। इसके अलावा नियोप्रीन। तो ये सब वो मटेरियल हैं जो इलास्टिसिटी शो करता है, इलास्टिक मटेरियल के अंतर्गत हो सकता है। अगर एग्जाम में आपको ये सारे एग्जाम्पल यदि दें तो ये सब भी इलास्टिक मटेरियल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। सबसे पहले आप समझिए कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता क्या है। कोई भी इलास्टिक मटेरियल जो होगा, उस मटेरियल पे यदि हम गर्म करते हैं, हमने कहा कि किसी मटेरियल को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म से करने से वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन उस चीज़ को जैसे ही हम कूल करते हैं तो वो वापस हार्ड हो जाता है। मतलब यह है, किसी मटेरियल को गर्म करो तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा कर दो तो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो ये मटेरियल जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, यही गुणधर्म दिखाते हैं। इसके अलावा, क्योंकि इससे ये बात हमें समझ में आता है कि जब चाहे तब हम उसे सॉफ्ट कर ले, जब चाहे तब हम उसे हार्ड कर ले, तो इसका मतलब ये रीयूजेबल होता है। मतलब इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन, पॉलीस्टेरिन एंड पॉलीविनाइल। विनाइल से रिलेटेड आपको ये दिया हुआ, देखिए विनाइल पॉलीमर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, पॉलीथीन, पॉलीस्टेरिन, पॉलीविनाइल, ये सब एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउएबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन में पूछा है कि इलास्टिक मटेरियल जो होगा उसमें कितना स्ट्रेच, परसेंटेज में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ओरिजिनल लंबाई उसका एल था, अब उसको हमने, मान लीजिए ये एल था इतना, अब इसको हमने स्ट्रेच करके थोड़ा और बढ़ा दिया, अब ये हो गया इतना, ठीक है। तो ये जो इतना जो लेंथ जो बढ़ा, ये क्या है हमारा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन। तो यही चीज़ ये पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज के टर्म पे मैक्सिमम कितना हम उसको खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि वो ना टूटे उससे पहले। तो इस कंडीशन में इसका आंसर होता है 300%। 300% का ये मतलब आप नहीं समझेंगे कि जितना लंबाई रहता है उसका 300 गुना नहीं है ये क्या बताना चाह रहा है, ये लंबाई जो परिवर्तन जो है उसका परसेंटेज बोल रहा है। मतलब डेल एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100, डेल एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100, ये परसेंटेज के टर्म पे बात कर रहा है। तो 300% होता है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। जो उसकी विमाएँ जो होती है, विमाएँ में परिवर्तन बटा उसका जो स्टार्टिंग में जो विमा रहता है, विमाएँ जो रहता है, डायमेंशन जो होता है एक्चुअल में जो रहता है इसका, ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये क्या होगा, तो आपको पता है कि उसके किसी भी विमाओं में परिवर्तन बटा उसका एक्चुअल वाला, यही चीज़ तो कहलाता है हमारा स्ट्रेस। क्लियर है। जैसे कि आप बात करते हो तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो किसी भी विमा में परिवर्तन बटा उसका एक्चुअल कहलाता है स्ट्रेस। इसी में पूछेगा कि इसका यूनिट क्या होता है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि जो चीज़ ऊपर में लिख रहा है वही सेम चीज़ तो नीचे में है।
मतलब जैसे मैं बात करूं लंबाई में परिवर्तन बटा ओरिजिनल लंबाई, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो इसका मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, तो सेम सेम हमेशा कट जाएगा। तो कुल मिला के जो इसमें जो मिलने वाला है उसका कोई इकाई नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ? ये जो मैंने अभी बात किया एग्जैक्टली वही चीज पूछ रहा है। देखो, टोटल यदि हम बात करें तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे मैं बोल स्ट्रेन रहा हूँ पर स्ट्रेस में टिक लगा दिया था, ठीक है। जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होता है ये स्ट्रेन होता है, ये कंफर्म है हमारा। लेकिन पर्टिकुलर लेंथ की यदि बात कर दे रहा है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? किसी भी विमा में परिवर्तन बटा उसका एक्चुअल विमा, ठीक। लेकिन पर्टिकुलर लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेन। अगर आयतन का होता तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते। अगर उसके पार्श्व कंडीशन में होता तो उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते। अगला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? ये क्वेश्चंस अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेटरल स्ट्रेन बटा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का जो अनुपात होता है, आप सीधा सीधा बोल रहे हैं लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, और ये कहलाता है आपका पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा म्यू के बजाय इसको 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू लिखे या 1/m लिखे, इसका मतलब क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर बात है? तो ये जो फॉर्मूला होता है ये म्यू का होता है, 1/m भी लिखते हैं इसी चीज को, और इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? सिंबल पूछ रहा है चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन को किस तरीके से दर्शाते हैं? लंबाई को लिखते हैं हम एल से, आपको पता है, और उसमें परिवर्तन के लिए हम हमेशा सामने में डेल्टा ऐसा लगा देते हैं। या तो ये वाला लगाएगा या तो ऐसा लगाएगा, इसका इस डेल्टा का मतलब भी में परिवर्तन होता है, इसका मतलब भी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेस, आपको पता है कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल जो होता है। तो यहाँ पर देखिए बल को ही हम क्या बोलेंगे? लोड, और नीचे में क्या है? क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो लोड पर यूनिट एरिया इज अ स्ट्रेस। विच फोर्स एक्ट ऑन रिवेट? रिवेट में कौन सा बल लगता है? तो रिवेट में हमेशा जो बल लगता है वो होता है शेयर फोर्स। क्लियर है? कौन सा बल लगता है? शेयर फोर्स। अब आप बोलेंगे ये रिवेट होता क्या है? तो ये जो नीचे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यही रिवेट है। क्लियर है? रिवेट का मतलब ही यही होता है कि मान लीजिए ऐसा कोई दो प्लेट है, और उस दो प्लेट को हम जिस पिन से जोड़ते हैं उसको, ये एक पिन ही जैसा दिख रहा है, तो इस पिन से जो ऐड किए हैं इसको जो जोड़ रहे हैं इन दोनों प्लेट को, तो यही चीज़ कहलाता है रिवेट। ये जो दिख रहा है ये है आपका रिवेट। ध्यान रखेंगे, जब भी रिवेट की बात आती है तो रिवेट दो प्लेट को ऐड करता है, जोड़ता है। और इसमें देखिए एक बल जो इस दिशा में लग रहा है ये कुछ ऐसा आगे बढ़ेगा इस रिवेट पे, और ये बल ऐसा लगेगा, ठीक है। मतलब मैं देखूं तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसे समांतर दो बल लग रहे हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। ऑपोजिट तो लगते हैं लेकिन समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, याद रखेंगे। जब समांतर बल लगता है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है? आपका शियर स्ट्रेन का। तो इसमें भी पूछ रहा है कि किस टाइप का स्ट्रेस लग रहा है इसमें, तो स्ट्रेस यहाँ पे जो लगेगा वो होगा हमारा शियर स्ट्रेस। ध्यान रखेंगे, कभी भी रिवेट की बात करता है, पिन की बात करता है, तब की कंडीशंस पे कौन सा स्ट्रेस लगेगा? तो शियर स्ट्रेस लगेगा। शियर स्ट्रेस कैसे लगता है? पैरेलल लगता है। और किस तरीके से पैरेलल लग रहा है आपको समझ में आ रहा है? देखिए एक और फोर्स ऐसे लगता है, ये ऐसे, और इसी में ही इस दिशा में। तो यहाँ पे क्या है? ये दोनों कोएक्सियल है, एक ही लाइन में एक ही एक्सिस में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर भी एफ इधर भी एफ। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो ये टेंसाइल स्ट्रेस का केस है। क्लियर बात है? लेकिन जब ये पैरेलल होते हैं, ये एक कोशियल एक लाइन में नहीं है, ये अलग अलग लाइन में है, ये देखिए अलग अलग लाइन में है, समांतर बल लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्लियर है? डायरेक्ट कभी पिन की बात करें, रिवेट की बात करें, आंख बंद करके आप शियर स्ट्रेस लगा दीजिए। मैंने जो पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है इलास्टिसिटी पर, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको वहाँ पे लिख के पहले ही दे दिया है कि किस किस केस में कौन कौन सा स्ट्रेस लगता है। तो आप, उम्मीद है आपने वो सारा चीज़ देखा होगा।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? 3 टाइप के मॉडुलस आप पढ़ते हो। एक होता है आपका यंग मॉडुलस, जिसको आप वाई या कैपिटल ई से इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी जो रहता है ई से, या फिर यंग मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा जो चीज़ होता है, हम शियर स्ट्रेस एंड शियर, ये देखिए शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा हो जाता है बल्क मॉडुलस, और ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। तो मॉडुलस 3 टाइप के, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये हो गए इनके सिंबल। ये जो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, ये है यंग मॉडुलस के लिए। और ये कंप्रेसिव, ये भी चाहे टेंसाइल बोले या कंप्रेसिव बोले, दोनों के केस में जो मॉडुलस होगा वो कौन सा होगा? यंग मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक के केस में लगता है बल्क मॉडुलस, एंड शियर के केस में लग जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। विच लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के कौन सा लॉ बात करता है? न्यूटन, हुक्स, जूल एंड चार्ल्स। तो आपको पता है कि हुक का नियम यही कहता है कि जो स्ट्रेस जो रहता है वो समानुपाती होता है स्ट्रेन के। क्लियर है? अप टू इलास्टिक लिमिट तक। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी? ये जो आपको जो ग्राफ दिख रहा है, ये किस किसके बीच का ग्राफ है? लोड अपॉन इलोंगेशन। इसका मतलब डायरेक्टली आप इसको क्या बोल सकते हो कि यह स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ है। और ये जो ग्राफ, ये जो इस तरीके से जो दिख रहा है, ये ग्राफ किस चीज़ के लिए होता है? माइल्ड स्टील के लिए होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये माइल्ड स्टील जो मेलेबल मटेरियल होता है, आप सीधा समझिए, जो मेलेबल मटेरियल होता है उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। क्लियर है? ये सिग्मा है और ये ई है। अब इसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आप देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये जो दिखता है आपको ए, ये ए होता है आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब इसी पॉइंट ए तक ही हुक का नियम हमारा काम करता है। दूसरा पॉइंट बी जो है, ये जो बी जो रहता है ये होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब किसी भी जो मटेरियल जो रहते हैं वो इतना ही लोड सहने तक इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन इससे ज़्यादा यदि हम उसमें लोड लगाएं तो फिर उसका इलास्टिक बिहेवियर चला जाता है। इलास्टिक बिहेवियर आप समझ पा रहे हैं ना, कि वापस उस बल को हटाने से जो अपना शेप रिगेन कर ले, वापस अपने शेप में आ जाए, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जो ऐसा न कर पाए उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है? मतलब ये समझ में आया कि ये जो बी पॉइंट है, बी से पहले तक इलास्टिक होता है और बी के बाद वो प्लास्टिक हो जाता है। ठीक बात है? तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है पॉइंट सी कौन सा है। अच्छा, पॉइंट सी जो रहता है ये होता है हमारा यील्ड पॉइंट। कभी कभी आपको यहाँ पे एक और पॉइंट दे देता है और यहाँ पे एक पॉइंट देता है, जिसको बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, इसको बोलेंगे लोअर। ये ऊपर वाला है तो अपर, ये नीचे वाला है तो लोअर। अगर एक ही दिया है तो केवल यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे सी को पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा यील्ड पॉइंट। डी पॉइंट जो होता है ये होता है इसका अल्टीमेट स्ट्रेस का, मतलब मैक्सिमम वो कितना बियर कर सकता है, तो ये है इसका अल्टीमेट। और उसके बाद ये लास्ट जहाँ पे वो फ्रैक्चर हो जाता है, जहाँ पे टूट जाता है। क्लियर बात है? अगला है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन्ड बाय अ मटेरियल बिफोर रैप्चर? यही पूछ रहा है कि टूटने से पहले, ये जो हम देख रहे थे ना, ये टूटने से पहले मैक्सिमम स्ट्रेस बियर करता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये डी वाला पॉइंट, और इस डी वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस? सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे में आपको बोल रहा है वर्किंग स्ट्रेस। ये क्या होता है? तो यही तो होता है एफ ओ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको आप एफ ओ एस से भी रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर बात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया? क्वेश्चन में पूछा कि अल्टीमेट लोड, ये अल्टीमेट लोड लो और बटे में ले लो उसका क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो भाई लोड अपॉन एरिया जब भी आ गया तो इसका मतलब वो किसको दिखाता है? स्ट्रेस को दिखाता है, ये तो कंफर्म हो गया। अगर अल्टीमेट लोड है तो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, सीधी सी बात है। लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड की बात करेगा तो अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग लोड की बात करता तो वर्किंग स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? व्हाट डज द पॉइंट बी डिनोट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ? ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में पॉइंट बी किसको बताता है? कुछ देर पहले ही अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था
कि पॉइंट ए जो रहता है वो आपको किसको दिखा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है पॉइंट ए। पॉइंट बी जो है ये है आपका इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक आपका इलास्टिक रेंज रहता है। सी जो है ये है आपका यील्ड पॉइंट, एंड डी है ये है आपका अल्टीमेट लोड। और इस केस में मैं बात करूँ तो ये लास्ट में अगर ई लिखा होगा तो वो ई क्या किसको दर्शा रहा है, फ्रैक्चर को दिखा रहा है। क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, कुछ देर पहले ही हमने बात किया था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यदि बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटल वाई या फिर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन जो होता है यही क्या होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको सी या फिर हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक आयतन वाले केस में बात करते हैं तो वो होता है बल्क मॉडुलस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यील्ड पॉइंट क्या है ये तो आपको पता है, अभी हमने ग्राफ में देखा। सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होगा ये हमारा यंग मॉडुलस कहलाएगा या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। विच फोर्स एक्ट ऑन अ क्रैंक शाफ्ट, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे कुछ भी जो एग्जांपल्स लेके कि ऐसे ऐसे चीज़ों में कौन सा फोर्स लगता है। जब भी शाफ्ट वाली बातें करेगा आपको पता है कि शाफ्ट मान लो कुछ ऐसा होगा, शाफ्ट ऐसा गोल, अब इसमें रोटेशन कैसा होता है कि एक जो बल रहता है ये कुछ ऐसे लगता है, ये रोटेशन वाले पद्धति के तहत इसमें बल लगता है। तो मरोड़ना जिसको बोलते हैं वैसा वाला काम होता है, और मरोड़ने का मतलब क्या होगा, टॉर्शन। क्लियर बात है, जब भी शाफ्ट बोले आपको आंसर क्या लगा है, टॉर्शनल स्ट्रेस लगाना है। जैसे आप किसी का हाथ मरोड़ देते हो पकड़ के, मतलब क्या है, एक साइड से दूसरा एक डायरेक्शन में बल लगाते हो और इधर दूसरे डायरेक्शन में बल लगाते हो। क्लियर बात है, तो वैसे ही कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेस का केस बोलेंगे। ये सरफेस पे काम करता है, सतह पे लगता है। विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्वेश्चन में पूछा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। देखिए आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, थर्मो प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है। थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या होता है, मैंने बोला था कि कोई मटेरियल जिसको आप गर्म करते हो तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन उसी को जब आप ठंडा करते हो तो वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। मैंने ये बताया था। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, थर्मोप्लास्टिक का। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग जब पूछता बोलता है इसका मतलब ये है कि कोई मटेरियल जो प्लास्टिक मटेरियल जो रहता है वो डायरेक्ट हार्ड हो जाता है और वो वापस सॉफ्ट नहीं होता। ठीक बात है कि एक बार वो हार्ड हो गया तो बस हो गया, मतलब वो वापस सॉफ्ट नहीं होगा। और जब वापस वो सॉफ्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब रीयूज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें काम नहीं करता। थर्मोप्लास्टिक जो रहता है उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप बोलते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल का रिसाइकल करो, जो प्लास्टिक मटेरियल आप जो देखते हो सिंपली जैसे कि पॉलीथीन जो हो जाता है आपका, है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, थर्मोप्लास्टिक में आता है। लेकिन थर्मोसेटिंग की बात करें जिसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जो हार्ड चीज़ें, जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा कि जो स्विच बोर्ड जो लगा होता है, जो स्विच बोर्ड जो प्लास्टिक का बना होता है, आप उसको गर्म करेंगे तब भी वो सॉफ्ट नहीं होगा, आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा थर्मोसेटिंग का। तो ये तो था समझने के लिए। लेकिन अगर नाम की बात करता है तो जो भी रेजिन्स वाली जो चीज़ें होते हैं जैसे कि मेलामाइन रेजिन, इसके अलावा मैं बोलूँ तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, थर्मोसेटिंग। और इसके अलावा एक और बहुत ही प्यारा जो चीज़ है वो है बेकेलाइट, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बोला बेकेलाइट जो होता है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग। मैंने जो बताया आपको अभी, जो स्विच बोर्ड जो घर में इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो बेकेलाइट से बना होता है, और ये किसका एग्जाम्पल होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 10 mm डाया इन अ 1 mm थिक प्लेट इफ अलाउेबल शियर स्ट्रेस इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले ही किया हुआ है, एग्जैक्टली पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को ही हमने सॉल्व किया हुआ है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता दूं कि एक प्लेट की बात कर रहा है, कुछ इस तरीके का प्लेट है, ये कुछ मान लेते हैं प्लेट ऐसा होगा, इसमें हमको एक पंच करना है एक होल।
तो ये ऐसा होगा और इसके बाद जब होल करोगे तो ये पूरा मटेरियल को यहाँ तक ऐसा कट करेगा। ठीक है, मतलब ये वाले पोर्शन को भी ऐसा कट करेगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब भी आप स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाते हो, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वो एरिया होता है जिसमें बल लग रहा है। देखिए यहाँ पे बल किस में लगेगा, बल ये जितना ये जो होल कर रहा है ये वाला, इतने में ही तो बल लगेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा, आपको करना पड़ेगा ये वाला 2 पाई आर, इसका गोलाई 2 पाई आर इंटू इसका ये जो थिकनेस जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस टी है, उसका यदि आप गुणा करते हो तो ये इसका निकलेगा एरिया। मैंने इसको पहले वीडियो में अच्छे से एग्जांपल देकर आपको समझाया था, तो आप एक बार वो ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है होल ऑफ डाया, ये हमें डाया दिया हुआ है, मतलब ये 2 इंटू आर मतलब डाया होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू डी इंटू टी। पाई का मान वो बोल रहा है 22/7, डाया हमको दिया है 10 mm, थिकनेस दिया है हमको 1 mm, ये सब mm में है तो mm² में हमारा आंसर आएगा। तो ये हो गया क्या हमारा एरिया। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें फोर्स पूछा है, ये फोर्स क्या होगा, तो फोर्स बराबर क्या क्या करेंगे हम, स्ट्रेस इंटू एरिया, इसको इधर पक्षांतर कर दो। तो फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया, कुछ ऐसा बनेगा। तो फोर्स हमें निकालना है, स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 50 N/mm²। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस है आपका 50 N/mm² इंटू में गुणा में आपका ये हो जाएगा 22/7 गुणित 10 गुणित 1 और ये भी हो जाएगा mm² में। तो ये mm² और ये mm² दोनों कट जाएंगे। बाकी जो है आपका ये 10 और ये 500 हो गया, 500 गुणित 22/7, ये किस में आएगा, हमारा केवल न्यूटन रह गया था तो ये आएगा हमारा न्यूटन में। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 1571.4 न्यूटन। और ये है ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर बात है, आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस होल की बात किया था और लोग कहाँ पे फंस जाएंगे, इस एरिया को निकालने में। जनरली लोगों का तरीका क्या होता है, जो आपको जनरली आपको जो पाइप दिया जाता है, सर्कुलर दिया जाता है, इस क्रॉस सेक्शन को आपको निकालना रहता है, आप सीधा सीधा πr² लगाते हो। बस वही काम यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ये जो होल निकालना है तो उसके लिए आपको थिकनेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला है, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इफ स्क्वायर रॉड ऑफ 10 mm साइड इज टेस्टेड फॉर अ टेंसाइल लोड ऑफ 1000 kg। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर रॉड बोला, मतलब ये जो रॉड जो आपको दिखेगा वो किस फॉर्म पे होगा, स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे होगा ऐसा। ठीक है, इसमें जो लोड टेंसाइल बोल रहा है मतलब आपको पता है कि वे इस डायरेक्शन में लगता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आपको लोड दिया है, फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स है 1000 kg, एरिया आपको पूछ रहा है, सॉरी एरिया आपको निकालना है, चूंकि साइड दिया है 10 mm, ये जो भुजा जो है इसका 10 mm दिया है, तो एक स्क्वायर का, एक वर्ग का एरिया क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भुजा का वर्ग होता है, मतलब 10 × 10 हो जाएगा और दोनों mm में है तो इसलिए mm² हो जाएगा। हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये है फोर्स केजी में और एरिया किस में है आपका mm² में। आप 0 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाता है 10 kg/mm²। ऑप्शन नंबर आपका है बी करेक्ट। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन इफ अ फोर्स ऑफ 3.2 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बार ऑफ ओरिजिनल लेंथ। देखिए क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन की बात कर रहा है। यदि फोर्स हमें दिया है ये है, उसके साथ साथ हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ हमको दिखाई दे रहा है, एक्सटेंडेड बाय द बार बाय 0.5 mm, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है जब भी हमें स्ट्रेन निकालना होता है, स्ट्रेन ई बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा एक्चुअल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, ये देखिए इतना एक्सटेंड हुआ, मतलब ये बोल रहा है 0.5 mm एक्सटेंड हुआ। और पहले ओरिजिनल लेंथ कितना था ये दिख रहा है, 2800 mm था। ठीक बात है, जब ये इतना आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस फोर्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि फोर्स भी दिया है तो हम फोर्स को कहाँ पे यूज़ करें,
ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको जितना पूछ रहा है वो पहले ही दिया हुआ है। मतलब 0.5 mm आपको ऑलरेडी मिल गया है चेंज इन लेंथ, उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल लंबाई 2800 दिया हुआ है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए सीधा सीधा सा। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर मिलता है, चूंकि ये 2 0 पहले से 1 0 और आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आता है 1786 वाले रेंज पे, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन एन आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ गेट elongated by 1 centimeter if a force of 100 kg is applied at one end। क्या निकालना है? स्ट्रेन। पहले ही उसका लंबाई कितना था? 1 मीटर। elongate कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। आपको पता है कि स्ट्रेंथ सेम जो फार्मूला भी आपने लगाया, सेम यही फार्मूला लगाइए। चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंजेस कितना आया? 1 सेंटीमीटर का। पहले कितना था? 1 मीटर। यही क्या होगा हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसी भी एक में। तो आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है, और वो कितना होता है? 100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर कट गया, आपको मिल जाएगा 1 2 2 शून्य है, तो 2 0 डेसिमल के बाद दो चीज़ें आपका होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? और ये ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायमेंशन नहीं होता, आपको ध्यान पे तो है ना। स्ट्रेन क्या होता है? देखिए यूनिट कट जाते हैं, इसीलिए ये नो यूनिट वाला केस होता है। इसीलिए देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे कोई इकाई नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज द यंग मॉडुलस इफ अ वायर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग 0.8 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। देखिए लेंथ आपको दे दिया हुआ है 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 0.8 mm में दिया हुआ है, और ये मीटर में दिया हुआ है। इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1.6 mm, लंबाई में परिवर्तन बोल रहा है 1.6 mm ऑन अ सस्पेंशन ऑफ 8 kg वेट। फोर्स इसमें बोल रहा है 8 kg है। इतना कुछ आपको दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है यंग मॉडुलस क्या होगा। यंग मॉडुलस आपको पता है, यंग मॉडुलस कैसे निकालते हो आप? y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है। स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये L ऊपर चला जाएगा तो F इंटू एल डिवाइड बाई, ये है एरिया आपका, और यह क्या है? चेंज इन लेंथ। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। F का वैल्यू आपको दिया है 8 kg, लंबाई आपको दिया है 2 मीटर, इसको किस में बदलना होगा? हमको mm में बदलना होगा, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ mm में दिया हुआ है। तो mm में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि भाई आपको ये पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और उसी के साथ यदि हम ये देखें कि 1 सेंटीमीटर जो रहता है वो 10 mm के बराबर होता है, तो डायरेक्टली यदि मैं इसको mm में बदलूँ तो क्या हो जाएगा? ये 1000 mm के बराबर हो जाएगा, कि 1 मीटर बराबर 1000 mm। मतलब लंबाई कितना दिया है हमारा? 2000 mm दिया हुआ है, तो ये लंबाई की जगह 2000 mm रख दीजिए। एरिया आपको दिया हुआ है ये 0.8, चेंज इन लेंथ आपको दिया है 1.6। तो सारा डेटा आप इसमें पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा, देखिएगा केजी, आपका आंसर भी किस में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है, तो फोर्स को आपको केजी में ही रखना है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको केजी में ही रखिए। एरिया आपका दिया हुआ है 0.8, और चेंज इन लेंथ है आपका 1.6। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है 12,500 kg पर mm स्क्वायर। सारा डेटा पुटअप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। What is the safe stress if the ultimate stress of a material is 35 kg per mm square and factor of safety is 5? आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन, क्या होगा? सेफ लिखिए या फिर वर्किंग स्ट्रेस लिखिए, तो ये सेफ स्ट्रेस, ठीक है। FOS आपको दिया हुआ है 5, और ये अल्टीमेट दिया हुआ है आपको 35 डिवाइडेड बाई सेफ स्ट्रेस। मैं डायरेक्ट ऐसा एस लिख दे रहा हूँ, तो एस इज इक्वल्स टू, इधर आप पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा? 35, और ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5, तो 5 सत्ते 35, ये किस में आ जाएगा? 7। तो नेक्स्ट हमारा सॉरी सेफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन यूनिट कितना होगा? जो यूनिट इसका दिया हुआ है, मतलब ये आएगा आपका केजी पर mm स्क्वायर में। ठीक बात है, जो इसका यूनिट था वही आएगा। विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये किस तरीके का स्ट्रेस है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है? मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं, टेंसाइल
और कंप्रेसिव। ये जो दो स्ट्रेस जो होते हैं वो कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल कहने का मतलब क्या है कि एक सीध में लगते हैं। ये देखिए, ये जो बल लग रहा है, इसको यदि आप ऐसा खींचोगे तो ये एक लाइन में लग रहा है, एक सीध में लगता है। तो एक सीध में कभी बल लग रहा है तो पहली बात तो हमको समझ में आ जाता है, या तो वो टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेसिव होगा। अब अगर डायग्राम के बाहर में देखिए, डायग्राम के बाहर से अगर ये एक दूसरे की ओर लग रहा है, ये देखिए एक दूसरे की ओर लग रहा है, ये इधर और ये इधर, इसका मतलब क्या है, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मतलब क्या है, कंप्रेसिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर ये बाहर की ओर खींच रहे होते, मतलब इसका डायरेक्शन इधर होता, ये एरो का डायरेक्शन इधर होता, मतलब ये बाहर खींच रहे होते, अपोजिट डायरेक्शन में होते एक दूसरे के, तो आंसर क्या होता हमारा, टेंसाइल होता। ये एक लाइन में अगर नहीं होता, अभी क्या है, एक लाइन में है, अगर ये एक लाइन में नहीं होता, मतलब ये एक ऐसा होता और दूसरा ऐसा होता, अलग अलग लाइन में होते, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता, फिर शियर स्ट्रेस का एग्जाम्पल हो जाता, या शियर फोर्स का एग्जाम्पल हो जाता। क्लियर बात है, इतना तो आप जानते हैं। तो निम्मी क्वेश्चन बैंक में आपका सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है इलास्टिसिटी पर। इसमें सारा जितने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है वो सारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है। क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स आपको जो समझ में नहीं आए हैं उस चीज़ के लिए आप हमारे पहले वाले वीडियो एक बार फिर से देख लें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो कहाँ से करेंगे आप जानते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिखा हुआ है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।